चलो, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिस्क एंड कंट्रोल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस। बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस पढ़ेंगे और सब में क्या रिस्क होते हैं, क्या कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स अपन पढ़ चुके हैं, तीन तरीके से लगाए जा सकते हैं, मैनुअल, ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड। मैनुअल मतलब सारा काम आप अपने हाथ से कर रहे हो। ऑटोमेटेड मतलब सारा काम मशीन कर रही है, और सेमी ऑटोमेटेड मतलब कुछ काम हाथ से कर रहे हो और कुछ काम मशीन कर रही है। कंट्रोल जो है वो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव भी हो सकते हैं। प्रिवेंटिव मतलब रिस्क आने ही ना दे। डिटेक्टिव मतलब रिस्क आ गया उसे डिटेक्ट कर देगा। और करेक्टिव कंट्रोल्स कौन से होते हैं, जिसको करेक्ट भी कर देगा। कोई भी कंट्रोल्स हो वो थ्री लेवल्स पे लगाए जाते हैं: कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर एंड ट्रांजैक्शन। बच्चों ये अपन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप लोगों को ध्यान होगा चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फोर लेयर्स, फोर गेटवेज अपन ने पढ़े थे: कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर, ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट्स। वहां जो छपा हुआ था वो का वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं ये दोबारा रिपीटेशन नहीं लूंगी। आप लोग रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, मास्टर मतलब क्या होता है, और ट्रांजैक्शन सेम है, एकदम सेम जो वहां लिखा हुआ था। किसी भी बिजनेस प्रोसेस को आप इम्प्लीमेंट या रिव्यू कर सकते हैं रिस्क और कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों तरीके से कोई भी प्रोसेस देखा जा सकता है। अगर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो हम हर एक की सब प्रोसेस, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब देखते हैं। एंड लुक एट दी एग्जिस्टिंग एंड रिलेटेड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। अभी कौन से कंट्रोल्स लगे हुए, कौन से रिस्क बच गए कंट्रोल लगाने के बाद, और जो रिस्क बच गए वो मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब बुनियादी। अगर किसी भी प्रोसेस को आप रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आप ये देखते हो कि क्या सब प्रोसेस है, उनके अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके अंदर क्या रिस्क आ सकता है, उसके लिए आपने क्या कंट्रोल्स लगाए, कंट्रोल्स लगाने के बाद भी कौन से रिस्क बच गए, और जो बच गए वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो सब चीजें देखते हैं। अगर किसी भी बिजनेस प्रोसेस को कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो आप हर एक सब प्रोसेस में देखते हो कि we will consider what is sought to be achieved by implementing controls and then evaluate whether risks are mitigated by control. अगर कंट्रोल लगा देंगे तो क्या अचीव होना चाहिए, कंट्रोल लगाने के बाद क्या रिस्क कोई कम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या कोई बचा हुआ रिस्क है क्या, क्या और कोई कंट्रोल लगाने की जरूरत है क्या, ये सब चीजें अपन देखते हैं। तो किसी भी बिजनेस प्रोसेस को आप दो तरीके से देख सकते हो, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू। रिस्क का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि आप एक हर एक की सब प्रोसेस को देखोगे, उसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको भी आप देखोगे। आप देखोगे कि क्या रिस्क आ रहा है सब प्रोसेस में, उन पे आपने क्या कंट्रोल्स लगाए, क्या लगाने के बाद भी कोई बच गया, क्या रिस्क बच गया तो वो एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप देखते हैं हर एक सब प्रोसेस में आप कंट्रोल लगाने के बाद क्या हो रहा है, क्या वो कंट्रोल किसी रिस्क को कम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, या उसके बाद भी कोई रिस्क बच रहा है क्या, क्या मुझे और कोई कंट्रोल एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत है क्या, या किसी कंट्रोल को हटाने की जरूरत है क्या। इस तरीके से अपन किसी भी बिजनेस प्रोसेस को देखते हैं। अब अपन मल्टीपल 6 टाइप के बिजनेस प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे P2P, दैट इज प्रोक्योर टू पे। प्रोक्योर टू पे के रिस्क एंड कंट्रोल। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कुछ लिखवाना चाहूंगी, पेपर निकाल लो, पेपर पे लिखना कर दो। मैं क्या लिखवा रही हूँ पहले समझा देती हूँ, फिर लिखेंगे। पेपर पे लिखना पड़ेगा, बड़ा सारा है। देखो, अपन 6 तरीके की बिजनेस प्रोसेस पढ़ेंगे अभी। हर एक बिजनेस प्रोसेस के मास्टर के अलग रिस्क है, ट्रांजेक्शन के अलग रिस्क, कंट्रोल। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस बिजनेस प्रोसेस का आता है और उसके रिस्क एंड कंट्रोल का आता है, 6 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोक्योर टू पे बिजनेस प्रोसेस बताओ और उसके रिस्क और उसके कंट्रोल बताओ, तो लिखने का तरीका क्या है वो मैं बता रही हूँ। मैं जैसे लिख रही हूँ आप लोग लिखना शुरू कर दें, एक बड़ा सारा पेपर निकाल दें, उस पर लिखना शुरू कर दें। रिस्क एंड कंट्रोल्स फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस। How to write this question?
स्टेप 1 तक कंप्लीट किया क्या? कोई भी है जो लिख रहा है अभी स्टेप 1? बैठ जाओ, बैठ जाओ। स्टेप 1 हो गया सबका? स्टेप 2 और 3 भी लिख लिया? क्या लिख लिया? तो लिखवा रही हूँ चाहे वो नेक्स्ट पेज हो। तो मैंने एमडी लिखवाई है, मास्टर यू आर अनऑथराइज्ड आईपीसी प्लेयर, इस फॉर्म लिखवा रही हूँ।
क्या क्या बच्चों? ध्यान दो, मैंने क्या लिखवाया है पहले बता देती हूँ, पढ़ेंगे। अपने 6 तरीके के अपन ये प्रोसेस पढ़ने वाले हैं अभी। P2P, प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, फिक्स असेट्स, इन्वेंटरी, जर्नल लेजर, एचआर। अगर आपका इनमें से कोई 6, 7, 8 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले सुन लो, पहले सबसे पहले आपको साल के अपन स्टेप्स पढ़ेंगे, पहले स्टेप्स लिखने हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको एचआर का एग्जाम्पल दिया है, ये एचआर के स्टेप्स बताए हैं यहाँ पे, और जिसका जो पूछा जाएगा उसके स्टेप्स लिखने हैं। फिर नेक्स्ट आपको जो लिखना है, एक लाइन में मास्टर और नॉन मास्टर में डिफरेंस। मास्टर क्या होता है बच्चों? जिस चीज को बार बार चेंज नहीं करते, और नॉन मास्टर जिस चीज को बार बार चेंज करते हैं। रिस्क एंड कंट्रोल की डेफिनेशन, रिस्क का मतलब क्या होता है? जिसके साथ हो सकता है। कंट्रोल्स क्या होते हैं? पॉलिसी प्रोसीजर्स जो आपको एश्योरेंस देंगे कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे और रिस्क आने के चांसेस कम हो जाए। फिर आप बताएंगे मास्टर के रिस्क, मास्टर के कंट्रोल, ट्रांजैक्शन के रिस्क, ट्रांजैक्शन के कंट्रोल। मास्टर के रिस्क के लिए जेओ प्रोसेस के लिए मैंने एक एमटी लिखवा दी। एमटी क्या है? मास्टर के रिस्क की एमटी है ये, मास्टर यू आर अनऑथराइज्ड आईपीसीसी प्लेयर। पढ़ेंगे तब अभी अपन को समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करती है ये एमटी। सबसे पहला जो बिजनेस प्रोसेस आप पढ़ेंगे दैट इज पी टू पी, प्रोक्योर टू पे। प्रोक्योर टू पे के स्टेप्स जो है बच्चों, पेज नंबर 1.57 खोलो। पेज नंबर 1.57 पे प्रोक्योर टू पे के आपको स्टेप्स दिए गए हैं। ठीक है? प्रोक्योर टू पे हेडिंग लिख रही है, पेज नंबर 1.57 वहां डाल लेना। पेज नंबर 1.57 से हमें सारे स्टेप्स पढ़ने हैं प्रोक्योर टू पे। जो अपन ने चैप्टर नंबर 2 में अपन ने मटेरियल मैनेजमेंट वाला प्रोसेस पढ़ा था, वो सेम का सेम प्रोसेस यहाँ पे नाम क्या दे दिया? प्रोक्योर टू पे। पर क्योंकि आईसीएआई ने आपको दो अलग अलग नाम दिए एक ही प्रोसेस के, तो आपको दो अलग अलग तरीके से याद करना है। अगर वो मटेरियल मैनेजमेंट पूछेगा तो वहां 7 से 8 स्टेप्स थे, तो वो 7 से 8 स्टेप वो वाली हेडिंग के साथ ही काम में लेकर वो लिख के आना है, मतलब दोनों में सेम लिखा हुआ है। अगर आपसे प्रोक्योर टू पे पूछेगा तो यहाँ 5 स्टेप्स लिखे हैं, तो ये 5 ही आपको लिखकर आने हैं, दोनों एकदम सेम है। बस यहाँ पे नाम अलग हो गए, तो अपन को इस तरीके से याद करना है। सबसे पहले कौन आता है? यूजर डिपार्टमेंट। यूजर डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है बच्चों? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जिसको सामान चाहिए होगा वो किसको बोलेगा? परचेज को बोलेगा कि मुझे ये सामान खरीद कर दो। यूजर यूजर अपनी नीड जस्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक परचेज रिक्वेस्ट रेज करेगा टू द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को परचेज रिक्वेस्ट देगा।
प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कौन सा है बच्चों? परचेज डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग एक परचेज निकाल बताएगा। अब परचेज डिपार्टमेंट का काम शुरू हो गया, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम शुरू। वो परचेज रिक्वेजिशन मिलेगी, वो प्रायोरिटी करेगा कि किसकी रिक्वेस्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी रिक्वेस्ट ज्यादा अर्जेंट है, ज्यादा नीड है, किसको ज्यादा नीड है। उसके अकॉर्डिंग वो ढूंढेगा कहाँ से उसको सामान मिल सकता है। फिर वो वेंडर को अपना कोटेशन देगा, उसके बेसिस पे वो प्राइस के लिए नेगोशिएट, क्वालिटी, पेमेंट टर्म्स, इन सब के लिए वो नेगोशिएट करेगा। और बाद में वो क्या कर देगा, एक अपना परचेज ऑर्डर जनरेट कर देगा कि मुझे ये सामान इतनी क्वांटिटी में यहाँ पे ये सामान चेक। वेंडर को क्या मिलेगा? परचेज ऑर्डर मिला और वेंडर ने अपना चेक करना शुरू किया कि मेरे पास वो सामान है भी या नहीं। तो कोटेशन मिला है, मैच वेंडर मैच करेगा जो कोटेशन भेजा था उसी के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको 30,000 की एसी दे रही हूँ तो आप भी 30,000 की ही, आपको पता है ना 30,000 की दे रही हूँ, आप भी 30,000 में खरीदने को तैयार है ना। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो वेंडर उससे क्लेरिफिकेशन लेगा एंटरप्राइज से। अगर मैंने तो आपको फाइनल कोटेशन दिया था मैं 30 में दूंगी एसी, और आपने अपना जो परचेज ऑर्डर दिया उसमें आपने लिखकर भेजा आप 28 में दे रहे हो एक एसी, तो 2,000 की जो डिस्क्रिपेंसी आई तो वेंडर उससे कंफर्म करेगा कि डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो वेंडर के लिए वो सेल्स हो गई। फिर वो मटेरियल शिप कर दिया जाता है, जो भी एड्रेस आपने बताया वहां सामान पहुंच जाता है, और वेंडर इनवॉइस भेज दिया जाता है अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट। अब स्टोर्स, स्टोर्स मतलब सामान अपन को रिसीव हुआ, अपने गोदाम में सामान अपन को रिसीव हुआ। तो सामान रिसीव होता है उसकी आप क्या चेक करते हैं? क्वांटिटी चेक करते हैं कितना रिसीव हुआ। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है कि मैंने मांगी थी 50, आपने या तो 55 भेज दी या 45 भेज दी, कम या ज्यादा जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसके लिए तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये कम है ये ज्यादा आ गया। इसके बेसिस पे एक जीआरएन बनाया जाता है जो एक्चुअली रिसीव हुआ, ये सामान अभी एक्चुअली रिसीव हुआ उसके बेसिस पे जीआरएन बनाया जाता है और आप अपने स्टॉक्स में अपडेट कर देते। जीआरएन किसको भेजोगे? आप अपने अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट को भेजोगे कि मुझे अभी ये सामान रिसीव हो गया है। एक मटेरियल इशू नोट क्रिएट किया जाता है और जिस यूजर को, जिस डिपार्टमेंट को जो मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन को जो मटेरियल चाहिए उसको वो मटेरियल दे दिया जाता है। अब अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट का काम शुरू हो गया। अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट पेमेंट करने से पहले 3 वे मैच करेगा, परचेज ऑर्डर को, जीआरएल को और वेंडर इनवॉइस। परचेज ऑर्डर, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 5 एसी का, गुड्स रिसीव हुए 4 के, वेंडर ने बिल बना दिया 5 का। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो रोक देगा, पेमेंट नहीं करेगा। अगर ये तीनों मैच हो जाते हैं तभी वो पेमेंट करेगा, अदरवाइज वो पेमेंट नहीं करेगा। तो इससे ये पता चलेगा कि प्राइस, क्वांटिटी, टर्म्स सब कुछ मैच होती है या नहीं होती। मैंने जो मांगा था आप मुझे वही भेज रहे हो ना, उसी का बिल बनाकर भेज रहे हो ना जो सामान आपने भेजा है। उस बिल में कोई एक्स्ट्रा प्लस माइनस सामान तो नहीं हो गया ना। इस चेक अपन जो ऑर्डर अपन ने किया था उसके अकॉर्डिंग अपन चेक करते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो पेमेंट वाउचर पेमेंट्स हो जाते हैं। अगर डिस्क्रिपेंसी है तो एक बार होल्ड पे रख देते हो, उसको फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए करते हो, फिर बाद में पेमेंट को पेमेंट कर देते हो, वेंडर को पेमेंट कर देते हो। ये 5 स्टेप्स हैं आपके प्रोक्योर टू पे के। पहला स्टेप में यूजर डिपार्टमेंट मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपन को रिक्वेस्ट परचेज रिक्वेजिशन बनाकर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को देगा। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट दिखेगा कितनी नीड है, कितना अर्जेंट है, के बेसिस पे कहाँ से सामान मिलेगा, उनको कोटेशन उनसे नेगोशिएट करेगा प्राइस के लिए, क्वांटिटी के लिए, और कब सामान, क्वालिटी के लिए कब सामान भेज दो। फिर अपना परचेज ऑर्डर रेज कर देगा। फिर क्या होगा? वेंडर, वेंडर का काम क्या है? वेंडर इंटरनल चेक करेगा कि वो सामान है या नहीं है। फिर मैच करेगा कोटेशन के साथ कि जो आपने, तो मैंने कोटेशन दिया था उसी के अकॉर्डिंग आप सामान मंगा रहे हो ना, अगर सब सही है तो वो सेल्स को जनरेट कर देगी। फिर सामान आपको शिपिंग लगा दी, उसने सामान पहुंचा दिया, सामान रिसीव हो गया। सामान रिसीव होने के बाद आप जीआरएन देंगे, जीआरएन में चेक करेंगे कि जो मांगा था वही आ रहा है ना। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो तुरंत उसको बता देंगे और जीआरएन जनरेट कर देंगे कि हमें ये एक्चुअली है। एक मटेरियल रिसीट नोट और इश्यू होता है कि जिस डिपार्टमेंट को जो मटेरियल चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो मटेरियल को दे दिया जाता है। लास्ट क्या है? इनवॉइस, अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में क्या होता है? 3 जगह मैचिंग होती है, परचेज ऑर्डर, वेंडर का इनवॉइस और जीआरएन। तीनों चीजें मैच हो रही है नहीं हो रही, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, क्या सामान रिसीव हुआ, ये सब अपन मैच करते हैं।
सब मैच हो गया तो उसको पेमेंट कर देंगे, नहीं मैच हुआ तो होल्ड पे कर कर क्लैरिफाई कर कर फिर उसको पेमेंट कर देंगे। ये अपन ने किसके स्टेप्स पढ़ लिए बच्चों? P2P और टू पे के अपन ने स्टेप्स पढ़ लिए। अब इसके रिस्क और इसके कंट्रोल देखते हैं अपन। प्रोक्योर टू पे, procure to pay is the process of obtaining and managing the raw materials needed for manufacturing। जो भी आपको रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग उसे प्रोक्योर करके कहते हैं। अब इसके मास्टर के रिस्क, मास्टर के कंट्रोल। अपन ने मास्टर के रिस्क की एमपी क्या पढ़ी है? मास्टर यू आर अनऑथराइज्ड आईपीसीसी प्लेयर। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दो दो रिस्क और दो दो कंट्रोल ही बताया, बट एग्जाम में वो कितने भी रिस्क और कितने भी कंट्रोल पूछ सकता है, तो आप अपने मन से भी वो रिस्क और कंट्रोल बना सकते हैं। जैसे अपन ने बनाया, मास्टर क्रिएट ही नहीं किया, जिस वेंडर से सामान खरीदा उसके नाम का मास्टर ही क्रिएट नहीं किया, तो कंट्रोल क्या हो जाएगा? पहले उसका मास्टर के नाम का मास्टर क्रिएट करो। मास्टर यू आर, यू का मतलब क्या था बच्चों? क्रिएटेड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। क्रिएट तो कर दिया बट किसी गलत इंसान ने क्रिएट कर दिया। कंट्रोल क्या होगा कि जब भी क्रिएट करो तो ऑथराइज बंदा ही उसको क्रिएट करेगा। आर का मतलब उसकी प्रोसेसिंग हुई पर उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। कंट्रोल क्या होता है? जिस चीज की प्रोसेसिंग होगी उन सब चीजों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। मास्टर यू आर अनऑथराइज, अनऑथराइज का मतलब क्या था? अनऑथराइज बंदे ने चेंजेस कर दिए, तो चेंजेस करने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदे के पास होनी चाहिए। अनऑथराइज आईपीसीसी, आई मतलब इनवैलिड। इनवैलिड में क्या था बच्चों? डेटा वॉज एंटर्ड, गलत डेटा एंटर कर दिया। मैंने मांगा था एसी और एंटर हो गया कूलर, तो इनवैलिड डेटा एंटर हो गया। कंट्रोल क्या होगा कि डेटा रीचेक करो और वैलिड डेटा को ही एंटर करो। आईपी, पी मतलब गलत टाइम पीरियड एंटर हो, मांगा था जून में मुझे ये चाहिए और आपने मेरे को जुलाई की डेट लिख दी, तो वो कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट क्या है? सी, सी का मतलब क्या है? करेक्ट। करेक्ट, सी का मतलब नॉट एंटर्ड करेक्टली, सही एंट्री नहीं की। 5,000 की थी आइटम, 6,000 में एंटर कर दिया, 10,000 में एंटर कर दिया, 2,000 में एंटर कर दिया, तो जो भी आप एंटर करो वो सही से एंटर करो। एक और सी का मतलब क्या था? रॉन्ग चेंजेस कर दिए। जो भी चेंजेस कर रहे हो वो सही चेंजेस करो। आईपीसीसी प्लेयर, पी मतलब क्या था? प्रोसेसिंग की, पहले रिकॉर्डिंग कर दी, उसकी प्रोसेसिंग किए बिना, कैलकुलेशन किए बिना पहले रिकॉर्डिंग कर दी, तो पहले प्रॉपर प्रोसेसिंग होगी फिर उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। एल मतलब लॉफुल नहीं है। जीएसटी 18% टैक्स लगना था पर आपने 12% टैक्स काटा, तो वो गलत है। तो जो रूल्स रेगुलेशंस है वो प्रॉपर कंप्लाई करो, फॉलो करो। आर मतलब किसी गलत बंदे ने गलत रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो सबके पास डिलीशन के पावर नहीं होने चाहिए, सिर्फ जो ऑथराइज बंदा है उसके पास डिलीशन के पावर्स होने चाहिए। ये अपने मन से लिख सकते हैं, हम अपन पढ़ते हैं इसमें भी वही लिखा हुआ है। अनऑथराइज चेंजेस टू द सप्लायर मास्टर फाइल, अनऑथराइज बंदे ने चेंजेस कर दिए तो सिर्फ वैलिड चेंजेस होने चाहिए। चेंजेस टू द सप्लायर मास्टर फाइल आर डिलेड नॉट प्रोसेस्ड, प्रोसेस ही नहीं हुआ तो पहले टाइम पे उसको प्रोसेसिंग करो। ये अपन ने क्या पढ़ लिए? मास्टर के रिस्क, मास्टर के कंट्रोल। अब ट्रांजैक्शन के रिस्क कैसे लिखेंगे बच्चों? ये मुझे लिखवाना है, आप एक पेपर पे लिख लो, हेडिंग डालो प्रोक्योर टू पे और हेडिंग डालो ट्रांजैक्शन रिस्क। हेडिंग डालो ट्रांजैक्शन के रिस्क कैसे बनाने हैं हमें अपने मन से, इसको याद करने की जरूरत नहीं, अपने मन से बनाएंगे कैसे। जैसे मैं एग्जांपल लिखवा रही हूँ इसके लिए, तो नॉट अप्रूव, नॉट ट्रांजैक्शन रिस्क, हेडिंग डालो, पहला पॉइंट लिखो नॉट अप्रूव, सेकंड पॉइंट लिखो ऑर्डर, हेडिंग डालो ट्रांजैक्शन के रिस्क, पहला पॉइंट लिखो नॉट अप्रूव, सेकंड पॉइंट लिखो ऑर्डर ही नहीं किया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो परचेज ऑर्डर अलग, वॉइस अलग, इनवॉइस अलग,
नेक्स्ट लिखो टाइम पे नहीं मिला। नेक्स्ट लिखो डिफेक्टिव मिला। नेक्स्ट लिखो इनकरेक्ट ऑर्डर सेंड। करेक्ट ऑर्डर सेंड। नेक्स्ट लिखो गलत वेंडर चूज कर लिया। गलत वेंडर चूज कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो गलत जीएसटी लगा दी। अब बॉक्स सा बनाओ, उस बॉक्स के अंदर लिखना है जो मैं लिखा रही हूँ। ये तो हो गए एग्जाम्पल्स। तो मिक्स ऑफ स्टेप्स एंड mix of steps and masters risk. Mix of steps and master risk to get transaction risk. To get transaction risk. Mix of steps and master risk to get the transaction risk. आपको ट्रांजैक्शन के रिस्क के लिए क्या करना है, जितने भी ये स्टेप्स होते हैं इनको बेस मानो, और मास्टर की जो अपने एमटी की मास्टर यूआर अनऑथराइज आईपीसी है इसके वर्ड्स काम में ले लो, और स्टेप्स और ये वर्ड्स मिलाकर अपन ट्रांजैक्शन के रिस्क एंड कंट्रोल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने ट्रांजैक्शन के रिस्क बना दिए, यहाँ पे अपन ने ट्रांजैक्शन के रिस्क बना दिए कि जो ऑर्डर था वो अप्रूव ही नहीं हुआ, परचेज डिपार्टमेंट ने अप्रूव नहीं किया फिर भी वो ऑर्डर सेंड हो गया। तो कंट्रोल पहले परचेज डिपार्टमेंट अप्रूवल देगा फिर ही वो ऑर्डर सेंड होना चाहिए। नेक्स्ट रिस्क क्या हो सकता है, ऑर्डर ही नहीं किया, उसने अप्रूवल तो दे दिया पर ऑर्डर ही नहीं किया, तो कंट्रोल क्या होगा, अप्रूवल दे दिया अगर तो उसको ऑर्डर भी प्लेस आगे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट रिस्क क्या हो सकता है कि परचेज ऑर्डर अलग था, इनवॉइस अलग था, फिर भी उसकी पेमेंट हो गई। कंट्रोल क्या होगा कि अगर ये मैच करेंगे तभी पेमेंट होना चाहिए, अदरवाइज पेमेंट नहीं होना चाहिए। उसी के स्टेप्स दिमाग में रखो और उन्हीं की नेगेटिव चीजें आप बोलना शुरू कर दो, अपना आप रिस्क क्रिएट होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टाइम पे नहीं मिला, मैंने मांगा था जून 15 को मुझे सामान मिल जाना चाहिए और जुलाई 15 तक कोई सकून ही नहीं है, सामान ही नहीं मिल रहा, तो कंट्रोल जो सामान आप जब मेंशन कर रहा है वेंडर तब वो सामान आपके पास मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट रिस्क क्या है कि टाइम पे तो मिला पर डिफेक्टिव मिला, फिर भी आपने उसकी एंट्री कर ली। डिफेक्टिव मिलते ही तुरंत उसको बताओ, उसको एड्रेस करो कि ये सामान डिफेक्टिव है, उसको एक्सेप्ट मत करो। नेक्स्ट क्या था, इनकरेक्ट ऑर्डर सेंड हो गया, एसी का ऑर्डर करना था, ऑर्डर कूलर का सेंड हो गया, 2 एसी मंगवाने थे 4 एसी हो गए, गलत ऑर्डर सेंड हो गया। तो पहले उसको रिकंसाइल करो, वेरीफाई करो, ऑर्डर सेंड होने से पहले फिर ही सही ऑर्डर सेंड होना चाहिए। गलत वेंडर चूज हो गया, वेंडर 1 से सामान मंगवाना था, वेंडर चूज से मंगवा लिया। कंट्रोल क्या हो जाएगा इसका कि प्रॉपर पहले देखो कौन सा वेंडर आपकी कोटेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसी वेंडर से सामान मंगवाओ, हर किसी से सामान मत मंगवाओ। गलत जीएसटी लगा दिया, 18 की जगह 20% लगा दी, तो कंट्रोल क्या होगा कि सही जीएसटी प्लस। ये सारे इतने सारे ट्रांजैक्शन के रिस्क, ट्रांजैक्शन के कंट्रोल्स हो सकते हैं। इसमें से पढ़ते हैं अनऑथराइज्ड, ये वर्ड अपना मास्टर का आ गया। परचेज रिक्विजिशन, ये वर्ड अपना स्टेप्स का आ गया। अनऑथराइज्ड परचेज रिक्विजिशंस आर ऑर्डर, गलत परचेज हो गया, तो परचेज ऑर्डर तभी प्लेस करो जब वो रिक्विजिशन अप्रूव हो गई हो, तभी प्लेस करो, अदरवाइज उसको प्लेस मत करो। परचेज ऑर्डर इशू तो हो गया बट इनपुट प्रोसेस ही नहीं हुआ, नॉट प्रोसेस्ड, ये अपन ने मास्टर के वर्ड्स काम में ले लिए, तो जो इशू हो गया उसको आप प्रॉपर प्रोसेसिंग भी करो। समझ में आ गया बच्चों, प्रोक्योर टू पे के स्टेप्स, उसके रिस्क, मास्टर के रिस्क, मास्टर के कंट्रोल, ट्रांजेक्शन के रिस्क एंड ट्रांजेक्शन के कंट्रोल। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे O2। O2C का मतलब प्रोसेस, O2C मतलब ऑर्डर टू कैश, मतलब यहाँ पे सेल्स वाला प्रोसेस पढ़ेंगे। यही अपन ने चैप्टर नंबर 2 में क्या नाम पढ़ा था इसका, सेल्स का, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूछे जाए तो उसके स्टेप्स लिख के आने, मतलब दोनों का सेम है। और अगर आपसे O2C पूछा जाए तो आपको ये वाले स्टेप्स लिखकर आने हैं। इसके स्टेप्स पेज नंबर 1.56 खोलो।
ऑर्डर टू कैश पेज नंबर 1.56 मिल गया? मिल गया? ऑर्डर टू कैश के क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है सेल्स एंड मार्केटिंग। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते हो, मार्केटिंग करते हो, फिर ऑर्डर्स जो सेल ऑर्डर उसकी बुकिंग करते हो। फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर मिला आपको सेल्स मैनेजर से, इन्वेंट्री चेक करते हो कि वो सामान आपके पास है भी या नहीं। अगर अवेलेबल है तुरंत उसका ट्रांसपोर्टेशन लगा देते हो, प्रोडक्ट को कस्टमर को भेज देते हो। मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो अवेलेबल नहीं है स्टॉक में तो इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास आती है ताकि वो बनाना शुरू कर दे, जो भी कस्टमर ने ऑर्डर किया उसका तुरंत मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो। रिसीवेबल्स, सामान मिल गया, इनवॉइस क्रिएट करो, कस्टमर को भेजो, पेमेंट रिसीव करो और इनवॉइस को क्लोज करो। हर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल सब प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मेन प्रोसेस है ऑर्डर फुलफिलमेंट, सब प्रोसेस हो सकता है ऑर्डर रिसीव करो, के अंदर काम क्या क्या करोगे, चेक करोगे कि वो ऑर्डर सही है या नहीं है, वैलिड इंफॉर्मेशन है क्या, ये सब कंप्यूटर सिस्टम में डालोगे, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करोगे कि कितना उधारी में दे भी सकते हैं नहीं दे सकते, कितनी उस बंदे की क्रेडिट लिमिट है, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है ना, अगर है तो उसका प्रॉपर अप्रूवल है या नहीं है। ये सब चीजें अपन यहाँ पे चेक करते हैं। ये 3-4 स्टेप्स होते हैं आपके ऑर्डर टू कैश के। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट का क्या करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग। आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर को बुक कर लेते हैं। फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर मिला, इन्वेंटरी में देखते हैं है क्या नहीं है, अगर है तुरंत कस्टमर को भेज दिया, नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है वो सामान नहीं है, आप उसको बनाना शुरू कर दो। फिर उसके बाद क्या है, रिसीवेबल्स, सामान कस्टमर तक पहुंच गया, इनवॉइस बनाओ, उसको भेजो, पेमेंट रिसीव हो जाएगा, इनवॉइस को क्लोज करो। बेसिकली स्टेप्स तो आपके यही तक के हैं बच्चों। ये आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बताया है कि हर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल सब प्रोसेस होते हैं। एक मेन प्रोसेस कौन सा है, ऑर्डर टू कैश, के अंदर सब प्रोसेस क्या हो सकता है, ऑर्डर रिसीव करो, के अंदर काम क्या क्या हो सकता है, मल्टीपल काम हो सकते हैं। पहले चेक करेंगे करेक्टनेस, इंफॉर्मेशन वैलिड है या नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आ रही ना, आप उतने उधारी में सामान खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते, ये सब अपन उसके अंदर चेकिंग। समझ में आ गया ऑर्डर टू कैश क्या है? ऑर्डर टू कैश इज अ सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेस जहाँ ऑर्डर रिसीव होता है, कस्टमर की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया जाता है, उसको गुड्स एंड सर्विसेज देकर। इज अ सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेस, यहाँ पे कस्टमर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। ये एक डायग्राम दिया है, कस्टमर का ऑर्डर आता है, फिर फुलफिलमेंट होता है, फिर डिलीवरी नोट, इनवॉइस, फिर कलेक्शन और फिर उसके अपन अकाउंटिंग करते हैं। तो मल्टीपल सब प्रोसेस, पहले कस्टमर का ऑर्डर आता है, फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट, सर्विस शेड्यूल की जाती है, कस्टमर को वो सामान भेज दिया जाता है, ऑर्डर शिपिंग कर दी जाती है, फिर उसका इनवॉइस क्रिएट कर कस्टमर को देते हैं, फिर पेमेंट मिलता है और उस पेमेंट को अपन अपने जर्नल लेजर में एंट्री कर देते हैं। अब इसके मास्टर के रिस्क, मास्टर के कंट्रोल, क्या थी मास्टर की एमटी, मास्टर यू आर अनऑथराइज्ड आईपी रिस्क। जिस कस्टमर को सामान बेच रहे हो उसका मास्टर क्रिएट ही नहीं किया, कंट्रोल क्या हो जाएगा, उसका मास्टर क्रिएट करो। मास्टर यू मतलब क्रिएटेड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन ने क्रिएट कर दिया, सही बंदा क्रिएट करेगा। आर मतलब प्रोसेस हुआ पर रिकॉर्डिंग नहीं की, अगर जो चीज प्रोसेसिंग प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी करो। यू आर अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड बंदे ने चेंजेस कर दिए तो सिर्फ अनऑथराइज्ड बंदे को ही चेंज करने की परमिशन है। अनऑथराइज्ड आई मतलब वैलिड, ऑर्डर को ही आप एंटर करो। टी मतलब पीरियड, टाइम पीरियड गलत एंटर कर दिया तो कब उसको सामान देना था और अपन ने गलत एंट्री कर दी। एल मतलब आईपीसी, सॉरी सी, सी मतलब हाँ, और एंटर करेक्टली तो एंटर करेक्टली एंटर करो एक और। सी मतलब एंटर गलत कर दिया, सही चेंजेस करो। टी मतलब पीरियड गलत हो गया, प्रोसेसिंग ही नहीं की उसकी, पहले रिकॉर्डिंग कर दी। एल मतलब लॉफुल नहीं है, और आर मतलब रिकॉर्ड डिलीट कर लिया। सेम के सेम अपन मास्टर के रिस्क और मास्टर के कंट्रोल लिख सकते हैं। जैसे पढ़ते हैं कस्टमर मास्टर फाइल मेंटेन ही नहीं की गई, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है तो वो मेंटेन होनी चाहिए, उसमें इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेट होनी चाहिए। जितने भी वैलिड चेंजेस थे वो इनपुट ही नहीं किए, प्रोसेस ही नहीं किए, तो सारे चेंजेस को आप क्या करो,
प्रोसेस करो। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दो दिए हैं, बाकी अपन और भी देख सकते हैं। अब बच्चों सोच के बताओ, ट्रांजैक्शन के रिस्क और ट्रांजैक्शन के कंट्रोल क्या हो सकते हैं इसके। गलत सामान भेज दिया, उसने मांगा कुछ था और अपन ने उसको दे कुछ और दिया। देन टाइम पे सामान उसको नहीं दिया, जिस तारीख को पहुंचाना था उस तारीख को सामान नहीं दिया। अपन ने बिना इन्वेंट्री चेक किए उसको बोल दिया हम इसको किस तारीख तक दे देंगे, तो टाइम पे वो सामान नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इन्वेंट्री चेक करनी चाहिए। बिल गलत हो गया, उसने मांगा एसी का बिल था, मैंने कूलर का बिल भेज दिया, जीएसटी गलत लगा दी, लॉफुल गलत हो गया। तो इस तरीके के आप चाहो जितने एक एक स्टेप को भी ध्यान में रखकर आप 10-10 रिस्क बना सकते हैं। तो चाहो जितने रिस्क और चाहो जितने कंट्रोल्स बना सकते हो। तो इसमें क्या रिस्क लिखे, ऑर्डर्स आर प्रोसेस एक्सीडिंग कस्टमर क्रेडिट लिमिट। हाँ, अपन ने वहां पे ये भी देखा था स्टेप्स में कि उसकी क्रेडिट लिमिट में है या नहीं है। तो क्रेडिट लिमिट 50,000 की थी पर 1 लाख की उसकी ऑर्डर बुकिंग कर दी। तो कंट्रोल क्या होगा, जितना उसका क्रेडिट लिमिट है उतना ही उसको ऑर्डर आप दे सकते हो। कैंसिलेशन आर नॉट इनपुट एक्यूरेटली, आपने जो ऑर्डर्स है उसको सही से इनपुट नहीं किया, तो जितने भी ऑर्डर्स है उनको आप प्रॉपरली इनपुट। और भी रिस्क और भी कंट्रोल्स आप बना सकते हैं, हाँ या ना, बना सकते हैं। तो अपन ने अभी तक दो प्रोसेस पढ़ ली है, एक तो आपने पढ़ लिया प्रोक्योर टू पे और एक आपने पढ़ लिया ऑर्डर टू कैश। देन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज इन्वेंट्री साइकिल। इन्वेंट्री क्या होता है बच्चों, स्टॉक, जो आप स्टॉक मेंटेन करते हैं उसे क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कह देते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा लिखवाना है मुझे, जगह लेके लिखो, थोड़ा सा ये बुक में जगह तो पूरा लिख लो। इन्वेंट्री के स्टेप्स के लिए लिखो, आया, बनाया, भेजा। आया, बनाया, भेजा। स्टेप्स के लिए लिखो, आया, बनाया, भेजा। आया के नीचे लिखो प्रोक्योरमेंट, आया के नीचे प्रोक्योरमेंट, बनाया के नीचे प्रोडक्शन और भेजा के नीचे डिलीवरी। भेजा के नीचे डिलीवरी। चलो अब नेक्स्ट इसी में हेडिंग लिखो, ट्रांजैक्शन रिस्क रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट। एक एक स्टेप को बेस मानकर ट्रांजैक्शन रिस्क रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट। पहला पॉइंट, एंट्री नहीं की, एंट्री नहीं की। सेकेंड पॉइंट, अनऑथराइज्ड पर्सन ने लिखा। थर्ड पॉइंट, इनकरेक्ट अमाउंट से रिकॉर्ड किया, इनकरेक्ट अमाउंट से रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट पॉइंट, आया कुछ और किसी और चीज की एंट्री कर दी। आया कुछ और किसी और चीज एंट्री कर दी। बस इन्वेंट्री मतलब स्टॉक इन्वेंट्री साइकिल के रिस्क एंड कंट्रोल्स। इन्वेंट्री साइकिल इज अ प्रोसेस ऑफ एक्यूरेटली ट्रैक करना कि कितना ऑन एंड इन्वेंट्री है आपके पास, अभी कितना ऑन एंड इन्वेंट्री। Inventory system should maintain accurate record of all stock movements, calculate the correct balance of inventory। कहाँ से क्या मूवमेंट हो रहा है स्टॉक का,
यहाँ पे अलग-अलग कंपनीज के लिए अलग-अलग मतलब हो सकता है। जो लोग सोर्स करते हैं फिर असेंबल कर क्रिएट करते हैं अपनी इन्वेंटरी, उनके लिए टाइम वेस्ट प्रोसेस है। कितना टाइम लगता है सोर्स करने में, कितना टाइम लगता है असेंबल करने में और कितना टाइम लगता है उसको इन्वेंटरी क्रिएट करने में। तो टिपिकल फेजेस इन्वेंटरी के मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख रहे हैं। पहला है ऑर्डरिंग फेज आया, ऑर्डर किया, तो कितना टाइम लगेगा आपको ऑर्डर करके और उसको रिसीव करने में कितना टाइम लगेगा। फिर प्रोडक्शन मतलब उसको बनाया। वर्क इन प्रोग्रेस फेज रिलेट्स टू कितना टाइम लगेगा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। एंड फिनिश गुड्स डिलीवरी फेज कितना टाइम लगेगा फिनिश गुड्स दैट रिमेन स्टॉक एंड डिलीवरी टाइम टू द कस्टमर, कब तक वो हमारे पास है और कितने दिन में वो कस्टमर तक पहुंचेगा। नंबर ऑफ डेज में इन्वेंट्री साइकिल जो है वो मेजर करी जा सकती है। तो 3 स्टेप्स होते हैं इन्वेंट्री के। पहला ऑर्डरिंग, कितना टाइम लगेगा रॉ मटेरियल ऑर्डर किया और रिसीव करने में। फिर उसका प्रोडक्शन, कितना टाइम लगेगा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में। एंड डिलीवरी, कितना टाइम तक वो हमारे पास रहेगा और कितना टाइम लगेगा कस्टमर तक सामान पहुंचाने। अब मास्टर के रिस्क और मास्टर के कंट्रोल्स क्या थी। मास्टर, यू आर अनऑथराइज्ड आईपीसी, कीप क्लियर, सेम कर सकते हो। वैलिड चेंजेस आर मेड टू द इन्वेंटरी, गलत चेंजेस हो गए, कंट्रोल क्या होगा, सिर्फ वैलिड चेंजेस करो। चेंजेस एक्यूरेट नहीं है, कंट्रोल क्या होगा, जितने भी चेंजेस कर रहे हो वो सारे के सारे एक्यूरेट होने चाहिए। ट्रांजेक्शन की रिस्क, जैसे मैंने बताया एक ही स्टेप को बेस मानकर अपन 3-4 रिस्क बना सकते हैं। अपन ने जो रिस्क बनाया कि एंट्री नहीं की, फिर रॉ मटेरियल आया पर उसकी मेरे सिस्टम में एंट्री नहीं की, तो कंट्रोल क्या होना चाहिए, जो रिसीव हुआ है उसकी एंट्री करो। देन अनऑथराइज पर्सन ने लिखा तो सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उसकी एंट्री करेगा। इनकरेक्ट अमाउंट से रिकॉर्ड किया, रॉ मटेरियल 2 लाख का आया था 4 लाख का रिकॉर्ड कर दिया, तो कंट्रोल क्या होना चाहिए, जिस अमाउंट का आया उसी का रिकॉर्ड कर दो। नेक्स्ट रिस्क आया कुछ और, किसी और चीज की एंट्री कर दी, प्रोक्योरमेंट, तो वेरीफाई करो, रीचेक करो कि जो अपन ने मांगा था वही आया ना, उसी चीज की एंट्री हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे क्या लिखे हैं आपके, एडजस्टमेंट्स टू इन्वेंट्री प्राइसेस एंड क्वांटिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली, प्राइसेस और क्वांटिटी सही नहीं लिखी, तो प्राइसेस और क्वांटिटी सही लिखो। रॉ मटेरियल रिसीव्ड आर नॉट रिकॉर्डेड, रॉ मटेरियल रिसीव किया उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो जितना रिसीव हुआ है उन सबको आप प्रॉपर्ली रिकॉर्ड भी। आ गया समझ में बच्चों। तो अपन ने 3 प्रोसेस पढ़ लिए, पहला पढ़ा प्रोक्योर टू पे, सेकेंड आपने पढ़ा रिकॉर्डिंग टू पैक, थर्ड आपने पढ़ा इन्वेंटरी। आज ये 3 ही प्रोसेस पढ़ेंगे, आगे का कल कंटिन्यू, यहाँ तक का लर्न कर कर आएंगे।